नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बच रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक नया बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम में कई चीजें ऐसी हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अब करण ने इलेक्टोरल प्रक्रिया पर कहा कि नाम काटना और नाम जोड़ने का कानून बना हुआ है और ये फिजिकल है, लोगों के पास बीएलओ को जाना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि फाइनल नॉमिनेशंस के बाद जो परिवर्तन हो रहा है और नाम शिफ्ट हो रहा है, अब हम लोग उसको समझ पा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे और इसमें हो रही गड़बड़ी का खुलासा करेंगे। ईवीएम में कई चीज़ें हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को कि ये हुआ है। राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस भर्ती को लेकर नर्सिंग महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार प्रदान करना है, जिसमें से अब तक 1500 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी नियुक्ति नर्सिंग अधिकारियों को 10 अप्रैल से पहले अपनी नौकरी ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा और उन्हें राज्य के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में तैनात किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इन मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से नर्सिंग अधिकारियों के पद खाली पड़े थे, जैसे देहरादून में 323, हल्द्वानी में 320, रुद्रपुर में 310, अल्मोड़ा में 207 और श्रीनगर में 300 पद रिक्त थे। सरकार के द्वारा लगभग 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो मेडिकल कॉलेजों में चूँकि लोड बहुत है आजकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा नर्सिंग स्टाफ जब पहुँचेगा वहाँ तो बहुत अच्छी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे एक स्वागत कार्यक्रम रखा था और सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 3000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, नर्सिंग अधिकारियों को, और वर्षवार दिया है। इसके कारण हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था अब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सर, राज्य के बाहर के जो लोग प्रदेश में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है। खासकर सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो रही हैं, लेकिन हर बार ये चर्चाएं ठंडी पड़ जाती है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां खाली हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक इन खाली पदों को भरने के साथ ही 2 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हाल ही में कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व को इस मामले में रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और जल्द ही विस्तार की घोषणा हो सकती है। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है, वो विस्तार होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की लगातार हार के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह साजवान ने पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। साजवान ने कहा कि चुनाव हारने के बाद पीछे हम लोग जो खुद को नेता मानते हैं मुख्य कारण है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहिए जो अभी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कि एक चुनाव हारे, कारण मैं नहीं बता रहा हूं कि किन कारणों से हारे, कारण भी हम ही लोगों में से है।
कारण भी हम ही हैं, कार्यकर्ता कोई कारण नहीं है। हम लोग जो अपने को नेता कहते हैं वही कारण है, और जिन कारणों से भी कांग्रेस लगातार हारती रही है तो कार्यकर्ता का डिमोलाइज होना स्वाभाविक है। और हम तो सलाम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को जो आज भी इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं, और 2027 में उनका जो पार्थ सारथी स्कूल का वार्षिकोत्सव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ सुदर्शन आश्रम के संस्थापक महंत रघुवीर दास और हरिद्वार के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शाह और स्कूल के प्रबंधक हरीश भदुला ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत गा करके सभी का स्वागत किया। स्कूल के द्वारा इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की थीम परंपरा रखी गई और इसके अनुरूप ही बच्चों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों को भी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। हमारे सनातन संस्कृति की जो झलक दिखी उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय जो हमारा पार्थ सारथी हायर सेकेंडरी स्कूल है, इनके हमारे हरीश भदुला जी वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और प्रत्येक प्रांत का यहाँ आज बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, प्रत्येक प्रांत के जो नृत्य को उन्होंने दर्शाया है, वो बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे हरीश भदुला जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल। मेरा नाम कशिश भट्ट है और मैं स्कूल के कक्षा 8 की छात्र हूँ। आज जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम था और मैं भी उसमें डांस में थी। हमारा डांस कर सकता हूँ और अब मैं माइक एंकरिंग के लिए भी मुझे मौका दिया गया था और जैसा कि मैं माइक एंकरिंग करके अभी हमारे फंक्शन का एंड हुआ है। और मैं स्कूल में जब भी इसकी तैयारी होती थी तो बहुत मज़ा आया इसकी तैयारी करने में। जिन भी लोगों ने मेहनत करी, हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ, उनका बहुत थैंक यू। और जितने भी लोग यहाँ पे हमारा देखने हैं उनके लिए भी बहुत थैंक यू। ये सर हमारे आज विद्यालय का 31st एनुअल डे था। 31 वर्ष हमारे विद्यालय को हो गए इस्टेब्लिश हुए। उस उपलक्ष्य में आज हमारे बच्चों ने ये जो कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए और जो महत्वपूर्ण उनके पुरस्कार और अवार्ड्स उनको दिए गए, उनके पेरेंट्स को दिए गए, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिए गए, ये अवार्ड्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और उतना ही बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण रखते हैं। हमारे यहाँ विद्यालय की परंपरा रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में पूरे साल भर बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बच्चों को देखा जाता है कि कौन किस फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही अवार्ड्स, कुछ ऐसा अवार्ड है मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है रामानुजन अवार्ड, जो ड्राइंग में और क्राफ्ट में आगे होता है उसको MF हुसैन अवार्ड दिया जाता है। और ऐसे ही एलाइट स्टूडेंट अवार्ड दिए जाते हैं और कुछ बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड दिए जाते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर की और बहुत बच्चों के चहुमुखी विकास में। गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग पुल भारी चट्टान के गिरने से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। यह हादसा बुधवार सुबह लगभग 10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधा पुल पर गिर गया, जिससे गोविंद घाट का ये मुख्य पुल टूट गया। इस पुल के टूटने से 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले ही बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई। साथ ही पुलना और भ्यूंडार के ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह से कट गया है और दर्जनों वाहन अलकनंदा नदी के पार फंसे हुए हैं। ऐसे में वैकल्पिक पुल ही अब आवाजाही का एकमात्र साधन बन सकता है। के करीब ऊपर से चट्टान टूटी और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल पाया और ये पूरा पुल ध्वस्त हो गया। और ऊपर 2 गांव है, भूंडार और पुलना, और ये अपना खैया, यहाँ के लोगों की आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है और बहुत ज़्यादा पत्थर आगे ऊपर से चट्टान टूटी और पुल ध्वस्त हो गया। तो वहीं इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ नवीन सिंह भंडारी
जोशीमठ से जुड़ चुके हैं। नवीन, यहाँ पर बात की गई है कि वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया जाएगा, तो कब तक ये वैकल्पिक मार्ग तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह एक घटना सामने फिर आ गई है। आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला जो मुख्य पुल था वो सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास भारी चट्टान टूटने के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते दो गांव का संपर्क भी फिलहाल कट चुका है। स्थानीय प्रशासन इस समय वहां पर मौजूद है। हालांकि अगर बात की जाए पहाड़ों को लेकर के, तो पहाड़ों में आजकल अचानक कभी बर्फबारी हो रही है तो कभी मौसम साफ हो जा रहा है। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता पहाड़ों में किस तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीच में जो बर्फबारी हुई थी, बारिश हुई थी, जिसके चलते अब पहाड़ भी दरकने शुरू हो गए हैं। और ऐसी घटना फिर एक बार फिर से श्री हेमकुंड साहिब जी के मुख्य मार्ग पर देखने को मिल गई, जहां पर तकरीबन 2013 में जो आपदा आई थी उस दौरान वहां पर पुल बनाया गया था। वो पुल आज तकरीबन 10 बजे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सैकड़ों की तादाद में वाहन फंसे हुए थे। यहाँ पर अभी देखे जा रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो वाहन है वहां पर फंसे हुए हैं। उन वाहनों परिचालकों को और स्थानीय मालिकों को भी वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि कोई इस पुल को दोबारा निर्माण किया जाएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 25 तारीख को जो हेमकुंड साहिब जी के कपाट खोले जा रहे हैं 25 मई को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जैसे कपाट खुलने से पूर्व इस तरह का मामला सामने आ गया। कहीं ना कहीं इस बार अगर पुल नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रियों को उस वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी नवीन, जैसा कि यहाँ पर बात की गई है कि ये पुल बुधवार को सुबह 10 बजे के करीब क्षतिग्रस्त हुआ था और इस पर एक भारी चट्टान गिरी थी, तो क्या इस वक्त इस पुल पर कोई भी मौजूद था? क्या कोई भी जनहानि हुई है इस हादसे में? गलीमत तो रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलीमत तो ये रही कि उस समय वहां पर पुल पर आवाजाही नहीं हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात अगर बाकायदे वहां पर आवाजाही होती है तो कई बड़ा हादसा वहां पर एक बार फिर से देखने को मिल जाता है। वही बात करें बद्रीनाथ धाम को लेकर के, तो पिछले दिनों आपने बद्रीनाथ धाम में भी देखा होगा किस तरह का मामला सामने आया था। अभी वो जख्म भरे नहीं थे कि फिर एक बार एक धाम की घटना फिर सामने आ गई है। तकरीबन 10 बजे के आसपास जिस तरीके से इस घटना को जैसे लोगों ने सुना, तो फिर एक बार फिर से लोगों में डर का माहौल एक बार फिर से पैदा हो गया। कहीं ना कहीं अगर पहाड़ों की अगर बात हो तो पहाड़ लगातार इसी तरह से हमेशा दरकते आए हैं और ये सिलसिला आज से पूर्व से चलता आ रहा है। जी 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने थे और उसके पहले ये हादसा हो गया है। और ये पुल जो है तो मुख्य रूप से हेमकुंड साहिब जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एकमात्र रास्ता है। तो क्या 25 मई के पहले ये पुल वापस से बना लिया जाएगा? क्या इतनी कम समय में यहाँ पर सरकार इस पुल को वापस से बनाने में कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए 25 मई को जिस तरीके से कपाट खोले जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी का, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अगर पूर्व में अगर इस पुल को ठीक नहीं किया जा सकता है तो कई सीधा असर यात्रा पर पड़ सकता है। हालांकि जिलाधिकारी ने आदेश दे दिए हैं इस पुल को ठीक कराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पहाड़ में लगातार जिस तरह से बर्फबारी और बारिश हो रही है, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता इस पुल को कब तक कितना समय लग सकता है इसको बनने में, कब तैयार होगा। लेकिन वैकल्पिक पुल की व्यवस्थाएं वहां पर फिलहाल की जा रही है, लोगों की आवाजाही फिलहाल शुरू की जाएगी। लेकिन दोनों तरफ दोनों गांव है, जैसे भ्यूडार गांव है, पुलना गांव है, दोनों गांव का संपर्क वहां पर पूरी तरह से कट चुका है। लोगों को वहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस वक्त। हालांकि आज थोड़ा पहाड़ों में हल्की धूप जरूर खिली हुई, लेकिन ठंड का सितम अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात हो रही है पुल को लेकर के, पूरा पुल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। फिलहाल वहां पर आवाजाही फिलहाल ठप हो चुकी है। स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है, तमाम प्रशासन के लोग वहां पर इस वक्त मौजूद है। जी इस पुल के टूटने से पुलना और भ्यूंदार के ग्रामीणों का संपर्क भी टूट चुका है। तो अब सरकार यहाँ पर इन दोनों गांव के लोगों के लिए क्या कुछ राहत बचाव कार्य करेगी? वहां पर जो जरूरत की चीजें हैं या फिर अस्पताल के लिए जाने के लिए क्या कुछ सरकार अब यहाँ पर व्यवस्थाएं करेगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भ्यूडार और पुलना गांव की बात हो रही है तो पुलना गांव और भ्यूडार गांव को जो गांव है काफी बड़े गांव के रूप में जाने जाता है। जो मुख्य नवीन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि माफ कीजिएगा, बता दें कि गोविंद घाट का ये मुख्य पुल
एक बड़ी चट्टान गिरने से टूट गया है। साथ ही यहां पर हेमकुंड साहिब के द्वार के खुलने से पहले ही एक बड़ी समस्या सरकार के सामने उत्पन्न हो चुकी है। ऋषिकेश पर्वतीय प्रेस क्लब ने आशीर्वाद वाटिका में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर के प्रमुख राजनेता, समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, मेयर शंभू पासवान और हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने की। इस अवसर पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। हास्य व्यंग से कार्यक्रमों में हंसी ठिठोली का माहौल था, जिसे सभी ने खूब सराहा। कार्यक्रम के समापन पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की और सभी अतिथियों का सम्मान प्रतीक चिन्ह और फूल माला से स्वागत किया गया। अंत में फूलों की होली खेलकर सभी ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी।